फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे नया अध्याय 3 जनन स्वास्थ्य। अगर आपने पिछले वाले अध्याय को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके बाकी वीडियो को भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें पढ़ाने में मोटिवेशन मिल सके और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। जनन स्वास्थ्य में हम क्या पढ़ेंगे? जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियाँ, जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, यौन संचारित रोग और वंध्यता। शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछले अध्याय में आपने जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। अब उससे जुड़े निकट शीर्षक अर्थात जनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या तात्पर्य समझते हैं? यह शब्द साधारणतः स्वास्थ्य जनन अंगों और उसके सामान्य प्रकारों से संबंधित है। वस्तुतः यह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है जिसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू जुड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक के रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रकारात्मक रूप से सामान्य हो। यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हो। जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का क्या महत्व है और इससे पाने के लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए, आए जांच करें। पहली है जनन स्वास्थ्य समस्या एवं कार्यनीतियाँ। जनन स्वास्थ्य समस्या एवं कार्यनीतियाँ, इसमें क्या है? विश्व में भारत ही पहला देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इन पर आप स्टार लगा लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये चैप्टर पढ़ने में भले इजी लगे या छोटा सा हो, लेकिन इस पे चाहे नेट की परीक्षा हो, TGT हो, PGT हो, 2 क्वेश्चन आराम से निकलते हैं, हर एग्जाम में देखे हैं। और जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेंगे? भारत सरकार द्वारा कार्य योजना कार्यक्रमों की शुरुआत में परिवार के लिए कौन सा नारा दिया गया है? तो इसमें क्या आएगा? परिवार नियोजन, जो अब परिवार कल्याण हो गया है। या इसमें अलग अलग नारे दे देंगे, हम दो, हमारे दो, परिवार नियोजन, परिवार कल्याण, ऐसे करके। तो आपको सही ऑप्शन करना होगा। और इनकी शुरुआत कब हुई? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है 1951 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस चैप्टर से हर बार 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन और या परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है और इनकी शुरुआत 1951 में हुई थी। पिछले दशकों में समय समय पर इनका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया है। जनन संबंधी और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH के नाम से प्रसिद्ध है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करते हुए और जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। क्या इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए लोगों के बीच में जागरूकता पैदा की जा रही है और उनको ये कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है। आगे है सर्वे तथा दृश्य, ऑडियो विजुअल और मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। उपयुक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता, अन्य निकट संबंधी शिक्षक एवं मित्रों की भी प्रमुख भूमिका है।
विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास न करें, उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। इसमें क्या कहा गया कि हमें स्कूली शिक्षा पे ही बच्चों को यौन संबंधी जानकारी देनी चाहिए ताकि उनमें कोई अफवाह या मिथ्या ना फैले, और जितने ज़्यादा बच्चे इसके बारे में जागरूक होंगे उतने ही ज़्यादा वो शिक्षित होंगे और आसपास का माहौल भी अच्छा बनेगा। लोगों को जनन अंगों, किशोरावस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वस्थ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों एवं एड्स के बारे में जानकारी विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग जनन संबंधित जीवन बिताने में सहायक होती है। लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जनन अक्षम जोड़ी वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य है, उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रक, गर्भ निरोधक विकल्पों एवं गर्भवती माताओं की देखभाल, माँ और बच्चे के प्रसवोत्तर पोस्टनेटल देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान के महत्व, लड़का या लड़की को समान महत्व एवं समान अवसर देने की जानकारियां आदि के बारे में जागरूक स्वस्थ परिवारों का निर्माण होगा। इसमें क्या कहा गया है कि लोगों को यौन शिक्षा के बारे में शिक्षित करना, उन लोगों को ज़्यादातर करना जो किशोरावस्था में आ गया या जिनकी आयु विवाह योग्य हो गई है। इसके साथ ही बच्चों में जो यौन संचारित रोग होते हैं जैसे कि एड्स हो गया आदि रोग, उनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी देना ताकि उनके बारे में अलग अफवाह ना फैले या कोई मिथ्या ना फैल जाए। उसके बाद में माँ के बच्चों पैदा करने के बारे में भी एक होना चाहिए, दो होना चाहिए, भी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी कितने बच्चों का पालन कर सकते हैं उसी हिसाब से बच्चे पैदा करने के बारे में उन्हें जानकारी देनी चाहिए ताकि गरीबी भी ना फैले और सुखी परिवार भी रहे। उसके साथ बच्चे का पेट में कैसे देखभाल करनी चाहिए, कैसे उस माँ की करनी चाहिए, बच्चा होने के बाद बच्चे और माँ की दोनों की कैसे देखभाल करनी चाहिए, इनकी जानकारी अपने आसपास जितनी ज़्यादा हो सके फैलानी चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता बनी रहे। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे कि यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है ताकि लोग इन्हें रोकने एवं जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार कर सके और आवश्यक कदम उठाए। मतलब जितनी ज़्यादा जागरूकता हम फैलाएंगे समाज में उतनी ही ज़्यादा एक तो जनसंख्या पर कंट्रोल लगेगा, साथ में आसपास का वातावरण भी साफ सुथरा होगा, ऐसे यौन उत्पीड़न के मामले सामने नहीं आएंगे। आगे है जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाएं, व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। लोगों को जनन संबंधी समस्याएं जैसे कि सगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोगों, गर्भपात, गर्भ निरोधकों, ऋतुस्राव, महामारी संबंधी समस्याएं, बंध्यता, बांझपन आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। समय समय पर बेहतर तकनीकी और नई कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता है ताकि लोगों को अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उलवेदन, एम्नियोस्टेटिस जांच, लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध तथा व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण टीका आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। इस कार्यक्रमों में क्या है जो मतलब परिवार को जागरूक करे। परिवार कल्याण कार्यक्रम में क्या क्या होते हैं, मतलब लोगों में सगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोग, गर्भपात, गर्भ निरोधक, ऋतुस्राव संबंधी समस्याओं या बांझपन, बंध्यता के बारे में आदि के बारे में जागरूक करना, फिर और लोगों को उनकी मतलब हर तकनीकों के बारे में बताना कि आजकल हॉस्पिटलों में अगर हम बच्चे पैदा करेंगे तो सरकार उसका बच्चे और माँ की देखभाल के लिए हमें चार्ज भी देगी और साथ में उनकी मृत्यु दर पर भी कंट्रोल रखती है और अच्छे होते हैं। इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो भी करना आप कर लीजिएगा।
उलोवेदन या एमनियोस्टेटिस, इसमें क्या होता है, बच्चे का जब पेट में होता है 2.5-3 महीने का, तो उसका एमनियो निकाल के जांच की जाती है कि इसमें कौन सा क्रोमोजोम है, XX है या XY है। तो इससे पता चलता है कि पेट में लड़का है या लड़की है। तो अगर लड़की होती है तो अनपढ़ लोग उसको गर्भपात करवा देते हैं। तो इस पर जब लड़के लड़की के मतलब रेशो को समान रखने के लिए, ऐसी चीज़ों पर कंट्रोल लगाने के लिए इसे गैर कानूनी माना जाता है, और ऐसा करने पर लोगों को कानूनी सजा और जुर्माना दिया जाता है। ये स्टार लगा लीजिएगा, उलोवेदन और एमनियोस्टेटिस। डायरेक्ट ऐसे आ जाए उलोवेदन की क्या परिभाषा है, तो इसमें क्या होगा, लड़का लड़की की जांच का एक परीक्षण है या टेस्ट है। वैसे ये आविष्कार तो बच्चे के मतलब कोई जेनेटिक रोग ना हो पेट में, उन चीज़ों के लिए किया गया था, लेकिन इसने लोगों को उल्टे तरीके से ले लिया और लड़के लड़की की जांच में उपयोग करने लग गए। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। एमनियोस्टेटिस एमनियोटिक द्रव के में घुले पदार्थों व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि में भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवंशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। मतलब एमनियोस्टेटिस या उलोवेदन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जेनेटिक रोगों के लिए, जैसे आनुवंशिक विकार, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। लेकिन लोगों ने इसको उल्टा ले लिया और लड़के लड़की की जांच के रूप में ले जाने लग गए, तथा जनन संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने या विद्यमान को ही बेहतर बनाने का काम करती हैं। क्या आप जानते हैं कि सहेलिन नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने की। अब फिर से स्टार लगा लीजिएगा, बार बार बोल रही हूँ, एक छोटे से चैप्टर में 2 क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, चाहे वह नेट की परीक्षा और TGT PGT की। अब जैसे सहेलिन नामक गर्भ निरोधक की गोली की खोज कहाँ पे हुई, भारत के लखनऊ केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान में। या फिर सहेली क्या है, एक गर्भ निरोधक गोली है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, सहेली क्या है, एक गर्भ निरोधक गोली है, और इसकी खोज कहाँ हुई, लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान में। आगे हैं, यौन संबंधित मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है। यौन संचारित रोगों की सही जांच पड़ताल तथा देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आदि समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत देते हैं। नेक्स्ट अपना जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण। पिछली शताब्दी में किए गए विभिन्न क्षेत्रों में चहुमुख विकास से लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ। हालांकि बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती है। सन 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब थी, जिसे 2000 मिलियन कहते हैं। सन 2000 में तेजी से बढ़कर 6 अरब या 6000 मिलियन हो गई। 2011 में 7.2 अरब पाई गई है। ठीक यही प्रवृत्ति भारत में देखी गई। हमारी जनसंख्या जो देश की आज़ादी के समय लगभग 350 मिलियन अर्थात 35 करोड़ थी, वह सन 2000 में तीव्र जनसंख्या दर से 1 अरब अर्थात 1000 बिलियन से ऊपर पहुंच गई है, और 2011 में 1.2 बिलियन हो गई है। इसका मतलब है कि आज की दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। अब पहले की जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ती थी 1900 के आसपास, क्योंकि तब मृत्यु दर ज़्यादा थी, जैसे सूखा गिरना, अकाल गिरना, खाद्यान्न पदार्थों की कमी होना, तो लोग भूखे ज़्यादा मर जाते, अकाल से मर जाते, बाढ़ आने पे मर जाते, ऐसे अर्थ भूकंप आने से मर जाते। और अब क्या है, मृत्यु दर घट गई है। जैसे जैसे नई तकनीकें बढ़ रही हैं, मौसम विभाग पहले मौसम की जानकारी दे देता है, इस इलाकों में बाढ़ आएगी, यहाँ भूमि स्लाइडिंग होएगी, यहाँ पर भूकंप आएगा, तो लोग वहाँ से चले जाते हैं अपना
सामान उठा के, और मृत्यु नहीं हो पाती। साथ में माँ, जब बच्चे का जन्म होता है तो भी माँ की मृत्यु आजकल देखने को बहुत कम परसेंट मिलती है, 0 पे होती है। और लोगों के साधन संसाधन ज़्यादा हो गए हैं। हरित क्रांति आने पर खदानों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो लोग भूखे नहीं मरते। चाहे मर्जी 10 साल काल होए, 20 साल होए, लोगों को मतलब भोजन मिलता ही मिलता है। तो इस हिसाब से जनसंख्या केवल बढ़ रही है, घटने की नाम मात्र रह गया है। तो और भारत की तो इतनी तेजी से बढ़ी है कि हर छठा आदमी भारतीय है विश्व का। आगे देखते हैं, इन सब का कारण क्या है। संभवतः मृत्यु दर में तीव्र गिरावट तथा मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। हालांकि हमने अपने जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम माध्यम से इस जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो की है, लेकिन यह कमी नाम मात्र की हुई है। 2001 में जनगणना के अनुसार यह वृद्धि लगभग 2% अर्थात 1000 में 20 व्यक्ति प्रति वर्ष थी। यद्यपि इस वृद्धि दर से हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस प्रकार की चेतावनीपूर्ण वृद्धि दर से मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव हो सकता है, जैसे कि अन्न, आवास, कपड़े आदि। हमने भले ही इन मदों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति भी की है, इसलिए सरकार का यह दबाव था कि इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि दर को काबू में रखने के लिए गंभीर उपाय अपनाए जाएं। क्या कहा गया है कि भारत की यदि इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो हमें खाद्यान्न मतलब अन्न की, रहने की जगह की, कपड़ों की, सब चीज़ों की एकदम से कमी आ जाएगी, क्योंकि इतने लोगों की पूर्ति होना नामुमकिन होता है। भारत सरकार को अपनी जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जल्दी से जल्दी कड़े उपाय अपनाने चाहिए। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देना हेतु गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। आपने शायद संचार माध्यमों या विज्ञापनों के साथ साथ सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर एवं पर्चे भी देखे होंगे, जहाँ खुशहाल जोड़े के साथ 2 बच्चों का परिवार, हम 2 हमारे 2 के नारे प्रदर्शित किया जाता है। बहुत सारे जोड़ों ने, विशेष रूप से शहरों के कामकाजी युवा दंपतियों ने हम 2 हमारा 1 का नारा अपनाया है। विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित की है। मतलब जनसंख्या को रोकने के लिए क्या, कौन सा नारा अपनाया है, हम 2 और हमारे 2। और जहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम करते हैं, वो तो सिर्फ हम 2 हमारे 1 का नारा लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 2 बच्चों की परवरिश उनके लिए थोड़ी दिक्कत पैदा करती है। दोनों जल्दी ऑफिस चले जाते हैं, तो वो 1 बच्चे को पाल के फिर से ऑफिस गोइंग हो जाते हैं। और इसमें लड़की की शादी की आयु कितनी रखी गई है, 18 वर्ष, और लड़के की कितनी रखी है, 21 वर्ष। और इस समस्या से निपटने हेतु लघु परिवार के जोड़े को प्रोत्साहित किया जाता है। आइए यहाँ पर कुछ सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले गर्भ निरोधकों के बारे में चर्चा करें। कौन कौन सी आजकल बाजार में आई हुई है। एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला, आसानी से उपलब्ध, प्रभावी, जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो, या हो भी तो कम से कम हो। इसके साथ ही यह उपयोगकर्ता के कामेच्छा, प्रेरणा, मैथुन में बाधक न हो। आजकल व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध है, उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक, परंपरागत स्रोत, रोध बैरियर, IUD, कॉपर्टी, मुंह से लेने योग्य गर्भ निरोधक, टीका रूप में, अंतरोप तथा शल्य क्रियात्मक विधियाँ। कौन कौन सी है इनमें से? पहले प्राकृतिक, परंपरागत, फिर रोध बैरियर बोलेंगे, IUDH, कॉपर्टी, मुंह से लेने योग्य गर्भ निरोधक गोलियां, टीका के रूप में, अंतरोप तथा शल्य कार्यक्रम विधियां। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक विधि। इसमें क्या है, प्राकृतिक विधियों में ये विधियां अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। इनमें एक उपाय आवधिक संयम है। क्या है आवधिक संयम? मतलब एक समय अवधि पर अपने आप को रोकना, संयम रखना, जिसमें एक दंपति महामारी चक्कर के 10वें से 17वें दिन के बीच में की अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं, क्योंकि 10 से 17वां दिन के बीच में अंडाणु के स्त्राव या रिलीज होने या स्त्राव होने, मुक्त होने की
जो अवधि है वो सबसे ज़्यादा हाई रहती है, 10 से 17 दिन के बीच में अंडाणु मुक्त होता है। यह टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा मतलब अंडाणु के मुक्त होने का होता है। तो इस समय अवधि में वो मैथुन नहीं करते, जिससे अंडोत्सर्जन की अपेक्षित अवधि मानते हैं। इस अवधि के दौरान निषेचन एवं उर्वर गर्भधारण के अवसर बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेच्य अवधि भी कहा जाता है। इस तरह से इस दौरान मैथुन सहवास न करने पर गर्भधान से बचा जा सकता है। बरहा संकलन या अंतरित मैथुन कोइटस इंटरप्शन एक अन्य विधि है। इसमें क्या होता है, इसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य संकलन के ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बच सकता है। स्तनपान अनार्तव लैक्टेशन एमेनोरिया विधि भी इस तथ्य पर निर्भर करती है। प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्जन आंत्र चक्र शुरू नहीं होता है। इसलिए जितने दिन तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, इस दौरान शिशु को मां के दूध के अलावा ऊपर से पानी या अतिरिक्त दूध नहीं दिया जाना चाहिए। यह अवधि 4 से 6 माह की होती है। दूसरा क्या है प्राकृतिक में, एक तो बृहत संकलन मतलब अपने वीर्य सेमन को बाहर निकालना, अब स्त्री की योनि में ना छोड़ना। और तीसरा क्या है स्तनपान अनार्तव मतलब जब तक एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो इसमें लैक्टेशन एनोमेरिया की परिभाषा बोलेंगे, तब तक उसमें अंडाणु मुक्त होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसमें हार्मोन सारे वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन वो दूध को स्त्रावणी में लगा रहता है, इस साइड उसका ध्यान नहीं जाता है। और यह अवधि कब तक होती है, 4 से 6 महीने तक होती है। गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य होते हैं। यह विधि प्रसव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक ही कारगर मानी गई है। आगे चूंकि उपयुक्त विधियों में किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता है, अतः इसके दुष्प्रभाव लगभग शून्य के बराबर है। हालांकि इसके असफल होने की दर काफी अधिक है। रोध बैरियर विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु की भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध है। सबसे पहला क्या होगा, कंडोम, जिसे निरोध बोलते हैं। चित्र 3.1 अ और ब में दिखाया गया है। ये पुरुष के लिए है और ये स्त्री के लिए है। आगे देखते हैं। आदि रोधक उपाय हैं जिन्हें पतली रबर या लैटेक्स से बनाया जाता है, ताकि इसका उपयोग पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि या गर्भाशय गिरवा के संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाए और संकलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में नहीं घुस सकते हैं। यह गर्भधान से को बचा सकता है। पुरुषों के लिए कंडोम का मशहूर ब्रांड नाम निरोध काफ़ी लोकप्रिय है। हाल ही के वर्षों में कंडोम के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि इससे गर्भधारण के अलावा यौन संचारित रोगों जैसे एड्स से बचाव अतिरिक्त लाभ है। स्त्री एवं पुरुष दोनों के ही कंडोम उपयोग के बाद फेंकने वाले होते हैं। इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है। इस तरह के उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। डायाफ्राम, गर्भाशय गिरवा, टोपी, वोल्ट आदि भी रबर के बने रोधक उपाय हैं। कौन कौन से हैं इसके अलावा, डायाफ्राम, गर्भाशय गिरा, टोपी, वोल्ट आदि भी रबर के बने रोधक उपाय हैं, जो स्त्री के जनन मार्ग के सहवास से पूर्व गर्भाशय गिरवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। ये गर्भाशय गिरवा को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर गर्भधान से छुटकारा दिलाते हैं। इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली एवं फोम झाग का प्राय इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी गर्भ निरोध की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है
भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि अंतःगर्भाशय युक्ति इंट्रायूट्राइन डिवाइस आईयूडी का उपयोग है। ये युक्तियां डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। आजकल विभिन्न प्रकार के अंतःगर्भाशय युक्तियां उपलब्ध है, जैसे कि औषधि रहित आईयूडी, उदाहरण लिपेस लूप, तांबा मोचक आईयूडी, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 कॉपर टी तथा हार्मोन मोचक आईयूडी, प्रोजेस्टाट LNG-20 आदि, जो चित्र 3.2 में दिखाए गए हैं। ये लाइनें सारी इंपॉर्टेंट है, आप इन पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सबसे पहले के आईयूडी, उदाहरण के लिपेस लूप, आईयूडी लिपेस लूप। तांबा मोचक आईयूडी में कौन कौन सी आएगी? कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोडेड 375 कॉपर टी। फिर तथा हार्मोन मोचक आईयूडी में प्रोजेस्टेट LNG-20 आदि। अब चित्र 3.2 देखते हैं। यह है कॉपर टी। आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। आईयूडी गर्भाशय के अंदर कॉपर Cu का आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं के बक्षाणु क्रिया फेगोसाइटोसिस बढ़ा देती है, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उसकी निषेचन क्षमता को कम करती है। इसके अतिरिक्त आईयूडी हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं और गर्भाशय गिरा को शुक्राणुओं के विरोधी बनाते हैं। जो औरतें गर्भावस्था में देरी तथा या बच्चों के जन्म अंतराल चाहती है, उनके लिए आईयूडी आदर्श गर्भ निरोधक है। भारत में गर्भ निरोध की यह विधियां व्यापक रूप से प्रचलित है। नेक्स्ट है, महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरोन अथवा प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का संयोजन है। क्या है? प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन का संयोजन। इंपॉर्टेंट लाइन, गर्भ निरोधक में क्या कौन सा हार्मोन होगा? प्रोजेस्टेरोन, जिससे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है। यह मुंह में टिकिया के रूप में ली जाती है। ये गोलियां पिल्स के नाम से लोकप्रिय होती है। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है और इन्हें आंतरों चक्कर महामारी के प्रथम 5 दिनों, मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद जब पुनः ऋतुस्राव शुरू होता है, इसे फिर वैसे ही लिया जाता है। यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक गर्भ निरोध की आवश्यकता होती है। ये अंडोत्सर्जन या रोपण के संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय गिरा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देती है, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है अथवा इनकी गति मंद हो जाती है। ये गोलियां बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत कम दुष्प्रभाव वाली होती है तथा औरतों या यह खूब स्वीकार्य है। सहेली नामक नई गर्भ निरोधक गोली, जिसके बारे में पहले चर्चा हुई है, एक गैर स्टेरॉइडली सामग्री है। मतलब सैली गैर स्टेरॉइड है, उसमें स्टेरॉइड नहीं मिला हुआ। यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है। इसके दुष्प्रभाव बहुत कम है। यह उच्च निरोधक क्षमता वाली होती है। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन भी टिक्की या त्वचा के नीचे अंतर्रोप इम्प्लांट के रूप में किया जा सकता है। चित्र 3.3। इसके कार्यविधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति होती है। यह काफ़ी लंबी अवधि के लिए प्रभाव वाली होती है। मैथुन में 72 घंटे के भीतर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन संयोजन का उपयोग या आईयूडी के उपयोग में आपातकालिक गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया है। इन्हें बलात्कार या सामान्य लापरवाहीपूर्ण असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित सहगर्भता से बचने के लिए लिया जा सकता है। नेक्स्ट अपने शल्य क्रिया विधि। शल्य क्रिया विधियां, जिन्हें बंध्यकरण भी कहा जाता है। शल्य क्रिया विधियों को कहा जाएगा बंध्यकरण। प्राय उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए। वे इसे स्थायी माध्यम के रूप में पुरुष स्त्री में एक अपनाना चाहते हैं। शल्य क्रिया की दखल अंदाजी से युग्मक परिवहन संचार रोक दिया जाता है, फलतः गर्भाधान नहीं होता। बंध्यकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन
ट्यूबोकोटोमी तथा महिलाओं के लिए डिम वाहिनी फ्लोपी नलिका उच्छेदन ट्यूबोकोटोमी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ये 2 लाइन स्टार लगा लीजिएगा जो भी करना है। पुरुषों की शुक्रवाहक उच्छेदन वास्केटोमी, महिलाओं की फ्लोपी नलिका उच्छेदन ट्यूबोकोटोमी। पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन वास्केक्टोमी और महिलाओं की डिम वाहिनी फ्लोपी मतलब नलिका उच्छेदन ट्यूबेकोटोमी, शुक्रवाहक उच्छेदन वास्पेकोटोमी, नलिका उच्छेदन ट्यूबेकोटोमी कहा जाता है। जनसाधारण की इन क्रियाओं को पुरुष या महिला नसबंदी के नाम से जाना जाता है। शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश एस्क्रोटोम शुक्रवाहक का चीरा मारकर छोटा सा भाग काटकर निकाल अथवा बांध दिया जाता है, जो चित्र 3.4 में है। जबकि सत्री के उदर में छोटा सा चीरा मारकर अथवा योनि द्वारा डिम वाहिनी नली का छोटा सा भाग निकाल या बंद दे दिया जाता है। यह तकनीक के बहुत ही प्रभावशाली होती है। इनमें पूर्व स्थिति लाने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। ये डायग्राम दिखाया गया है इसका। ये तो है वास्पेकोटोमी, ये है ट्यूबेकोटोमी शुक्रवाहक उच्छेदन। इसमें शुक्रवाहक बांधा और काटा हुआ भाग मतलब थोड़ा सा काट के बांध दिया जाता है, और यहाँ पे डिम वाहिनी मतलब फ्लोपियन नलिका को बांध के फ्लोपी नलिका को बांध कर और काट के बांध दी जाती है, ताकि यहाँ से अंडाणु मुक्त होकर यहाँ तक ना पहुँचे और यहाँ पे शुक्राणु आगे तक ना जाए। यहाँ इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि उपयुक्त गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव एवं उपयोग किसी शिक्षित चिकित्सा कर्मी विशेषज्ञ के परामर्श द्वारा ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य में रख रखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते हैं। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन जैसे गर्भाधान सगर्भकता के विरुद्ध है। इन सब के बावजूद व्यक्ति को इन विधियों को इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर चाहे सगर्भकता को रोकने या देरी करने का अंतराल रखने में कोई निजी कारण रहा हो। इसमें संदेह नहीं कि इन विधियों के व्यापक उपयोग से जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी इन उपायों को संभावित दुष्प्रभावों में मलतली, उदरीय पीड़ा, बीच बीच में रक्तस्राव, अनियमित आंतर रक्तस्राव, यहाँ तक कि स्तन कैंसर जैसी बातें हो सकती है। यद्यपि यह बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, फिर भी इनकी पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है सगर्भकता का चिकित्सीय समापन। लेकिन आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो का टाइम ज़्यादा हो गया है। जितना ज़्यादा लंबा वीडियो होगा आपको देखने और सुनने में बोरिंग लगेगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो आप इसकी स्पीड को बढ़ाकर सुन सकते हैं, लेकिन वीडियो को बार बार सुनते रहें। आपके ये सिलेबस होता रहेगा, ये चीज़ें जानी पहचानी सुननी हुई लगेगी। एक बार देखने से हमें ना कुछ समझ आता है ना कुछ हम कर पाते हैं। तो प्लीज़ बार बार चाहे काम करते हो या फिर इनकी स्पीड बढ़ाकर वीडियो को लगाकर छोड़ दीजिएगा। आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके कानों तक जाते रहेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और साथ ही वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। इसमें पूरी +1 की NCERT कंप्लीट हो गई है, +2 की NCERT चल रही है, और जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे हमें पढ़ाने में उतना ही मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।